बिहार के सभी नियोजित शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, ईपीएफ पेंशन को लेकर के एक बड़ा अपडेट आया है और ईपीएफ की जो राशि जो है वो मैंने पहले भी बताया था कि ईपीएफ ने कहा है कि 14 साल पहले जो नियम तय हुआ था कि 15,000 मूल वेतन पर उसे बढ़ोतरी होना अति आवश्यक है। बढ़ोतरी नहीं होने से ईपीएफ को भी लॉस हो रहा है और उसके बाद कर्मचारियों को भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो ईपीएफ वालों ने कहा था कि इसमें बढ़ोतरी होना चाहिए और मूल वेतन जो है वो 30,000 रुपया होना चाहिए। 15,000 से बढ़ा करके 30,000 रुपया मूल वेतन होना चाहिए और उसी के हिसाब से ईपीएफ की कटौती होना चाहिए। इसमें देखिए, बिहार सहित बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी, जो ईपीएफ से आच्छादित हैं, समझ गए। तो उनको अभी 14 साल पहले जो तय हुआ था ईपीएफ का, वही राशि जो है वो आज भी मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही दुखद और दुर्भाग्य का विषय है। ईपीएफ वालों ने सरकार के पास 3 बार रिमाइंडर भेजा है कि इसको 15,000 से बढ़ा करके आप इसे 30,000 रुपया कीजिए और 30,000 मूल वेतन मान करके राशि में कटौती करवाइए, यानी कि कम से कम भी तो 7600 रुपया जो है ईपीएफ की राशि में कटौती होना चाहिए, जिससे कि रिटायरमेंट के बाद संतोषजनक तरीके से सरकार के माध्यम से शिक्षकों को या फिर उसके कर्मचारियों को या फिर यूँ कह लीजिए कि ईपीएफ से आच्छादित लोगों को उसका 100% फ़ायदा हो सके। तो चलिए, क्या अपडेट है, क्या कुछ बातें निकल कर आई है, कब से लागू होगी, देरी का कारण क्या है, हम सब कुछ बता रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। चैनल पर नहीं तो चैनल को आप हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ईपीएफ जो है वो 7600 रुपया के आसपास जा कर के होता है तो निश्चित रूप से नियोजित शिक्षकों के साथ साथ बिहार और अन्य जितने भी कर्मचारी हैं उनको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। अभी आप देख रहे होंगे कि जो एनपीएस से आच्छादित है तो 11-12 हज़ार रुपया उनको प्रति महीना कटता है, वो जमा हो जाता है उनके खाते में। और वहीं पर 20 साल 22 साल से जो नियोजित शिक्षक कार्य कर रहे हैं तो उसके हिसाब से नियोजित शिक्षकों को काफ़ी कम राशि जमा हो पा रहा है। तो ऐसे में काफ़ी लॉस हो रहा है शिक्षकों को और भी कर्मचारियों को। तो यहाँ पर अगर ईपीएफ के माध्यम से 76,000 रुपये कट जमा होने लगता है तो दोनों के बीच के जो राशियाँ का जो अंतर है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं और देखते हैं कि क्या है पूरा मामला। देखिए, मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ईपीएफ से जुड़े कर्मचारियों के लिए मासिक वेतन जो है वो 15,000 से बढ़ा करके 30,000 रुपया करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है, क्योंकि 15,000 रुपया जो है वो आज से 14 साल पहले था। और ईपीएफ वालों का कहना है कि 14 साल पहले के नियम और आज के नियम में बदलाव हुआ है, कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई है, इसलिए इसका मूल वेतन 30,000 रुपया किया जाए। इस प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय स्तर पर मंजूरी मिलने के बाद अंतिम स्वीकृति के लिए कैबिनेट के सामने रखा जा सकता है। यदि यह प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी मिल जाती है तो अधिक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी ईपीएफ और ईपीएस लाभ मिल जाएगा, समझ गए। तो अब जैसे देखिए, कुछ निजी विद्यालयों, कॉलेजों, अन्य संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों को ईपीएफ के दायरे में जो आते हैं, जिनका पीएफ कटता है, उन्हें भी इस बदलाव का लाभ मिलेगा। यदि वेतन सीमा 30,000 हो जाता है, यानी मूल वेतन जो है वो 30,000 रुपया हो जाता है, तो कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को योगदान अधिक देना होगा और इसमें भविष्य निधि यानी पीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जिसे बोलते हैं, अधिक पैसा जमा होगा, जो रिटायरमेंट के समय में बेहतर फंड तैयार होगा। और साथ ही पेंशन संबंधी लाभों में भी सकारात्मक बदलाव आपको देखने के लिए मिल सकता है, जैसा कि अभी ये मीडिया के माध्यम से सब रिपोर्टें आ रही है। अब बात करते हैं कि असल में ईपीएफ कर्मचारी और नियोक्ताओं का योगदान निर्धारित नियमों के अनुसार होता है। और अब देखिए कि इसमें सरकार क्या राय देती है, क्योंकि अगर सरकार जब तक ये मंजूरी नहीं देगी तब तक ये काम होगा नहीं। और अभी सरकार के साथ जितने भी उद्योगपति हैं वो जुड़े हुए हैं, उनके साथ बहुत बड़े पैमाने पर कुछ सांसद भी हैं, कुछ विधायक भी हैं। तो कहीं सरकार पर ये दबाव बना कर के इसको रोक ना दे, ऐसा ये इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है, रोक भी सकती है। लेकिन जहाँ तक ईपीएफ वालों का कहना है कि नहीं, 14 साल वाले नियम में बदलाव अब होना चाहिए और ईपीएफ में बढ़ोतरी होना चाहिए। दोस्तों, ये अप्रैल से ही लागू होना था। ईपीएफ की जो राशि थी वो अप्रैल से ही बढ़ोतरी होना था, लेकिन
केंद्र सरकार ने ये कह कर के इसको टाल दिया कि अभी फ़िलहाल स्थिति ठीक नहीं है, बाद में इस पर विचार किया जाएगा। तो देखिए अप्रैल ख़त्म हो गया दोस्तों, मई हो गया और जून हो गया और जुलाई भी ख़त्म हो गया, यानी कि 4 महीना समाप्त हो गया है। फिर ये मामला तूल पकड़ा है और अब सरकार के फिर पटल पर ये मुद्दा फिर आया है कि ईपीएफ का जो राशि है वो जो है वो 15,000 से बढ़ा करके 30,000 रुपया किया जाए। तो अगर ये 30,000 रुपया होता है तो निश्चित रूप से शिक्षकों के खाते में अच्छा खासा पैसा हो जाएगा, लगभग 76-77 रुपये जमा होना शुरू हो जाएगा और रिटायरमेंट के समय में इसका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो चलिए जैसे ही इसका और अपडेट आएगा हम आपके साथ अवश्य शेयर करेंगे। अभी सरकार के पास ये मामला पहुंचा है, अब देखिए कि कैबिनेट की मुहर इस पर कब लगती है। जैसे ही इस पर कोई नया अपडेट आएगा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। ऐसे उम्मीद की जा रही है कि सितंबर अक्टूबर तक इस पर मुहर लगने की पूरी संभावना है। नेक्स्ट अपडेट में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक चीज़ और मैं बता दूं कि सितंबर अक्टूबर को भी अगर ये लागू होता है तो अप्रैल से ही इस पर देना होगा। कर्मचारी भी का भी पैसा कटेगा और गवर्नमेंट का भी पैसा इस पर कटेगा। एक चलिए बहुत सारे एक और वीडियो को तो मैं समाप्त करना चाह रहा था, लेकिन इसी बीच कुछ कमेंट भी आ गया है। ईपीएफ से संबंधित कमेंट था पीछे के वीडियो में, तो उसको हम ले लेते हैं कि उन्होंने कहा कि क्या ईपीएफ और एनपीएस दोनों में बेहतर कौन है। देखिए ईपीएफ और एनपीएस की जहाँ तक बात है तो एनपीएस जो है अभी ईपीएफ से उसमें ज़्यादा पैसा कटता है, सरकार भी उस पर ज़्यादा पैसा उसमें देती है और कर्मचारी भी उस पर ज़्यादा पैसा कटवाते हैं। तो जहाँ ज़्यादा पैसा कटेगा स्वाभाविक है कि जहाँ ज़्यादा पैसा कटेगा वहाँ ज़्यादा बेनिफिट है, जहाँ कम पैसा कटेगा वहाँ कम बेनिफिट है। आप यहाँ कितना कटवाते हैं? आप यहाँ कटवाते हैं 1800 रुपया, वहाँ लोग कटवाते हैं 4-5 हज़ार रुपया। तो सोचिए कि आपसे 3 गुना ज़्यादा पैसा वहाँ पर कटता है, तो स्वाभाविक है कि लाभ वहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। तो जितना ये लोग कटवाते हैं सरकार भी देती है, तो स्वाभाविक है कि वहाँ फिर दुगना हो जाता है, तो फ़ायदा तो वहाँ पर होगा। भले कैश इन हैंड कम मिलता है लेकिन लास्ट में बेनिफिट जो है उस पर ज़्यादा मिलता है। वो शेयर मार्केट पर भी आधारित होता है, इसलिए थोड़े उतार चढ़ाव भी होता है पेंशन में। ईपीएफ में ये बातें नहीं होती हैं। इस मामले में ईपीएफ बिल्कुल स्टेबल है, जितना मिलता है उतना आपको मिलेगा ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल है कि 15,000 रुपया मूल वेतन पर आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट तब होगा जब आप 30,000 मूल वेतन को मान करके जब कटेगा ना, तो उसमें आपको ज़्यादा लाभ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि राशियाँ ज़्यादा कटेगी, स्वाभाविक है कि बेनिफिट ज़्यादा होगा। कितना भी अच्छा ये योजना है लेकिन पैसा ही कम कट रहा है तो फ़ायदा भी तो कम होगा। यही जो है, अगर इस पर पैसा ज़्यादा कटना लगे जितना उसमें कटता है, जैसे 11-12 हज़ार रुपये इसमें जमा होने लगे, देखिए एनपीएस से कई गुना बेहतर हो जाएगा और एनपीएस छोड़कर लोग ईपीएफ में चले जाएंगे। एनपीएस शेयर मार्केट पर आधारित है लेकिन ईपीएफ शेयर मार्केट पर आधारित नहीं है। इसका एक अपना बाजार है और अपने हिसाब से ये सबको देता है। और एनपीएस से ईपीएफ लेना ज़्यादा आसान भी है और ज़्यादा लोगों को कवर भी ये करती है, समझ गए। तो एनपीएस से तो ईपीएफ ज़्यादा बेहतर है, लेकिन इसमें राशि कट नहीं रही है। सबसे बड़ा समस्या यही है कि इसमें राशि कट नहीं रही है बढ़ के। अगर ये सोचिए 2014 वर्ष से वही पर स्टेबल है ये, अगर ये अभी ये हो जाए 30,000 पर, तो फिर देखिए खेला देखिए। ईपीएफ में एक और भी फायदा है कि अगर आप चाहते हैं कि ईपीएफ में राशि की बढ़ोतरी हो, अधिक से अधिक कटे, तो आप चाहें तो इसमें कटवा भी सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।